अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन CSS पाकिस्तान। इस लेक्चर में हम चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान को पढ़ेंगे एंड चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये लेक्चर CSS पाकिस्तान अफेयर्स सिलेबस का टॉपिक है। CSS पाकिस्तान अफेयर्स के अलावा ये लेक्चर दीगर सब्जेक्ट्स एंड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं हमें सवाल का समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम उसका एग्जैक्ट जवाब दे पाए। तो यहाँ पे एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के डायनामिक्स रीजन में चेंज हो रहे हैं उसको देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी को कौन से चैलेंजेस दरकार है वो बताएं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने रीजन के हालात देखते हुए यहाँ पे किस तरह की तब्दीलियां आ रही है इसको देखते हुए हमारी सिक्योरिटी के चैलेंजेस बताने हैं। अब हमें पता है कि सिक्योरिटी के चैलेंजेस दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल चैलेंजेस और एक एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं। इंटरनल चैलेंजेस कौन से होंगे जो पाकिस्तान के अंदर से ये आएंगे, और एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हमारे रीजन या बाहर की दुनिया से आएंगे। तो सबसे पहले हम चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स को देख लेते हैं, यानी कि हमारे रीजन में या हमारे आसपास सिक्योरिटी के हालात किस तरीके से बदल रहे हैं इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा सवाल जो है ये 50-50 है। 50% ये हम बाहर की जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है इसे बताएंगे और 50% अपनी सिक्योरिटी को बताएंगे। वैसे जो स्टूडेंट है ये अगर पढ़ के नहीं जाते तो ये इसके आंसर में अजीबो गरीब बातें लिखते हैं। कोई कहता है वाटर का मसला है, कोई एजुकेशन का मसला कहता है, कोई जॉब का मसला लिखता है, कोई कुछ तो कोई कुछ लिखता है। यही वजह है एग्जामिनर को जब उसकी मर्जी का जवाब नहीं मिलता तो वो बहुत ही कम स्कोर देता है। लेकिन आज हम एग्जामिनर के मुताबिक इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर देखें हमारे रीजन में सिक्योरिटी के हालात किस तरीके से बदल रहे हैं, पहले तो हम अपना रीजन देखते हैं। ये रहा साउथ एशिया में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ यहाँ पे ईरान और अरब वर्ल्ड के साथ टर्की और मुस्लिम वर्ल्ड पूरा आता है। ये रहा अफगानिस्तान, और ये रहा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट, और ये रही एक सुपर पावर रशिया, और ये रहा हमारा नेबर और सुपर पावर चाइना, और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर और इकोनॉमिक एमर्जिंग स्टेट इंडिया आता है। तो ये हमारा पूरा रीजन बनता है। फिर यहाँ पे हमारे पास आगे चल के साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स आती है, लेकिन इनका हम पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये चाइना, क्योंकि दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है, चाइना का अगर हम देखें चाइना की आबादी कुछ इस तरीके से डिवाइड है कि चाइना की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे आती है, और यहाँ पे ये रीजन बहुत ही ज्यादा डेवलप है। यहाँ पे दुनिया के बेहतरीन सी पोर्ट आते हैं, और ये जगह अभी तक डेवलप नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई बेहतर चीजें नहीं है। तो चाइना क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी बन रहा है और इनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे रिलाय करती है और एनर्जी इंपोर्ट पे। चाइना क्या करेगा, यहाँ पे जो इसके सी पोर्ट है यहाँ से चीजें भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा। चाइना के मलेशिया के मलक्का स्टेट से निकालते हुए इंडियन ओशियन से या तो ये यहाँ पे जाएगा या यहाँ से होते हुए यूरोप तक, अफ्रीका तक जाएगा। लेकिन चाइना को यहाँ पे कुछ खतरात दरकार है। एक तो ये यहाँ पे साउथ चाइना डिस्प्यूट आता है, यहाँ पे मलक्का स्टेट पे अमेरिका चाइना को काउंटर कर सकता है, और यहाँ पे इंडिया और अमेरिका मिलकर चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो इन तमाम खतरात को देखते हुए चाइना के पास सेकंड ऑप्शन क्या बचता है, वो ये बचता है कि चाइना यहाँ से पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड करे और अपनी एनर्जी जरूरियात, यानी कि जो भी ऑयल वगैरह यहाँ से चाहिए वो भी यहाँ से मंगवाया जाए। अब यहाँ पे होगा क्या, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, यानी कि कम कॉस्ट आएगी,
और जो भी खतरात वगैरह है वो भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंट्री आता है जो कि एक मजबूत कंट्री है सिक्योरिटी के लिहाज से। अब छोटे बड़े टेररिस्ट अटैक कहीं भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक मजबूत कंट्री है। फिर अगर हम देखें चाइना हमारे पास आ चुका है, तो चाइना का एनिमी कौन है? चाइना का एनिमी अमेरिका है। अब अमेरिका भी यहां आएगा क्योंकि उसने चाइना को रोकना है। ये जितनी भी बड़ी पावर्स होती है इनके लिए छोटे कंट्रीज सिर्फ एक मोहरा होते हैं ताकि वो अपने जो भी इंटरेस्ट है उनको पूरा कर पाए। तो अमेरिका जब यहां आएगा, यहां पे अमेरिका और चाइना के दरमियान पाकिस्तान आता है। अब अमेरिका क्या करेगा? ये पाकिस्तान को IMF में फंसाएगा, FATF में फंसाएगा, कभी इंडिया को सपोर्ट करेगा कि पाकिस्तान को दबा के रखे, या डिफरेंट तरीकों से कभी अरेबियन कंट्रीज के थ्रू पाकिस्तान पे प्रेशर बनाएगा, कभी यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू, कभी ऑस्ट्रेलिया वगैरह के थ्रू। तो यूं इनडायरेक्टली अमेरिका प्रेशर बढ़ाएगा कि CPEC यहाँ पे नाकाम हो, ना पाकिस्तान की इकॉनमी चले ना चाइना की इकॉनमी चले। तो ये वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी है ये हम पे बहुत बुरे तरीके से असर अंदाज होती है। अब इंडिया आता है। इंडिया जब देखेगा कि चाइना और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को सैंडविच की तरह दबा रहे हैं, तो इंडिया भरपूर फायदा उठाएगा। जो लेवरेज अमेरिका ने इंडिया को दी है चाइना के खिलाफ, यानी कि एक तरफ से इंडिया भी चाइना को रोके, क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री है। इंडिया क्या करेगा? भरपूर फायदा उठाएगा कि पाकिस्तान को दबाया जाए। जैसे कि हम पिछले कुछ मंथ में देख चुके हैं, इंडिया एक मिसाइल भी फायर कर देता है, लेकिन यहाँ पे कोई अमेरिका वगैरह की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर यही काम पाकिस्तान ने किया होता तो आज पूरा वेस्टर्न मीडिया ये शोर मचाता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब ये किसी गलत हाथ में लग सकते हैं। जो इंडिया ने पाकिस्तान के मियां वाली में मिसाइल अटैक किया था। चाइना, अमेरिका और इंडिया के बाद फिर हमारे पास आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्योंकि गुज़िश्ता 50 साल से भी ऊपर अगर हम देखें तो ये वॉर की जद में रहा है, वॉर टोन कंट्री है। यहाँ पे अप एंड डाउन स्केल पे वॉर चलती रहती है। अब इन लोगों ने, क्योंकि इनकी 3-4 नस्लों ने वॉर देखी है, तो इनकी साइकी ही ऐसी डेवलप हो चुकी है कि जंगों के बगैर ये ज्यादा रह नहीं सकते। तो पाकिस्तान ने खुद को यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे भी अपनी सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है, क्योंकि अभी अमेरिका निकला है, अमेरिका से पहले सोवियत रशिया निकला है। तो ऐसे ना हो कि हालात इतने बिगड़ जाएं कि कल को कोई और यहाँ पे आके बैठ जाए। अब कोई भी यहाँ पे आएगा, लाजमी सी बात है हालात कंट्रोल नहीं होंगे। हालात कैसे कंट्रोल होंगे कि इन लोगों को एजुकेशन दी जाए, इनको तालीम दी जाए, इनको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। तो जब भी अगर यहाँ पे कोई आएगा, जाहिर सी बात है उसके असरात पाकिस्तान पे पड़ेंगे। यहाँ से एमिग्रेशन होगी, लोग यहाँ पे आएंगे रेफ्यूजीज, और पाकिस्तान की इकॉनमी पे बर्डन पड़ेगा। फिर जहां लाखों लोग रेफ्यूजी आते हैं उनमें कहीं ना कहीं टेररिस्ट भी आ सकते हैं भेस बदल के। तो इन चीजों को भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स आते हैं। ऑयल और दीगर गैसेस वगैरह नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ही ज्यादा रिच है ये कंट्रीज। अब यहाँ पे पाकिस्तान अपनी एनर्जी नीड को पूरा कर सकता है। जरूरत इस चीज की है कि एक पाइपलाइन यहाँ से यहाँ बिछाई जाए जिसके तहत ये तमाम चीजें ट्रांसफर की जाए। बदले में पाकिस्तान इनको जो अरेबियन सी है या इंडियन ओशियन है यहां तक रास्ता प्रोवाइड करे। गो के ऐसे कई छोटे बड़े मंसूबों पे काम या बातें की जा रही है, लेकिन हमें जरूरत है एक फुल फ्लैज लॉन्ग टर्म पॉलिसी की। फिर यहाँ पे हमारे पास मुस्लिम वर्ल्ड आता है। अब मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी पॉलिटिकल और इंटरनल टसल बहुत ज्यादा है। टर्की चाहता है कि ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा और रिस्पेक्टेड कंट्री बने। ईरान और सऊदी अरेबिया चाहते हैं कि ये बने। यही वजह है कि ये जितने बड़े कंट्रीज हैं इनमें इंटरनल टसल चलती रहती है। लास्ट फ्यू मंथ में चाइना ने एक बहुत ही बड़ी डील साइन की थी जिसमें ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन बहाल करवा दिए गए, यानी कि इन दोनों में दोस्ती करवा दी गई।
अब ईरान और सऊदी अरेबिया जब भी लड़ते थे शिया सुन्नी की बेसिस पे लड़ते थे, और ये क्या करते थे, जब भी लड़ाई होगी ईरान रशिया से हथियार लेगा, सऊदी अरेबिया अमेरिका से हथियार लेगा, और ये जो बड़ी ताकतें हैं ये इनके खून से अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। लेकिन अब क्योंकि चाइना की वजह से इन कंट्रीज के दरमियान में डील साइन हो चुकी है, पीस डील, तो अब इसके पाकिस्तान पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव असरात होंगे। जो पाकिस्तान पे प्रेशर आता था सऊदी अरेबिया और ईरान की तरफ से, ये अब नहीं आएगा। फिर यहाँ पे इसराइल का भी खतरा है मुस्लिम कंट्रीज पे, तो ये भी हम पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रेशराइज करते रहते हैं। तो ये हमारे रीजन की सिक्योरिटी के हाल है, और ये हम पे डिफरेंट तरीकों से असर अंदाज होते हैं। अब जरूरत किस चीज की है कि हमें इन्हें इन हालात से खुद को बचाना होगा। तो ये हमने अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखा, लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब तक हमने ट्रेडिशनल थ्रेट को देखा है, ट्रेडिशनल एक्सटर्नल थ्रेट को। अब हम नॉन ट्रेडिशनल एक्सटर्नल थ्रेट को देख लेते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हमारे पास आता है, मौसमियाती तब्दीलियां, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी लोकेशन पे है कि टॉप 10 कंट्रीज अफेक्टेड कंट्रीज में ये आता है। तो करता कोई और है, जैसे कि चाइना, इंडिया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, यूरोपियन कंट्रीज, ये बहुत ज्यादा मिस यूज करते हैं इन चीजों का, और यहाँ पे भुगतना पाकिस्तान को पड़ता है। जैसे कि हमने देखा लास्ट ईयर्स में जो सैलाब आए थे, इन्होंने करोड़ों का नुकसान किया है, अरबों का नुकसान, और ये हर 3, 4, 5, 10 सालों में आते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा है, और ये जब भी पिघलते हैं तो ये सैलाब बन जाता है। फिर हमारे पास आता है टेररिज्म वगैरह। अब दुनिया में कोई भी टेररिज्म का इशू हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का इशू हो, या कोई भी ड्रग्स वगैरह का, चाहे वो सी के थ्रू हो, एयर के थ्रू हो, या लैंड के थ्रू हो, इन तमाम चीजों से पाकिस्तान को किस तरह बचना है, ये हमारी एक्सटर्नल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आता है। फिर इनके बाद जैसे कि हमने देखा कोरोना वायरस आता है, इस किस्म के जितनी भी बड़ी पेंडेमिक डिजीजेस वगैरह है, हमें इनसे कैसे खुद को बचाना है, ये भी हमारे एक्सटर्नल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट में आता है। आपको पता होगा एक मलेरिया बीमारी है जो कि पाकिस्तान में है। दरअसल ये पाकिस्तान की नहीं थी, अफ्रीका से कुछ कंटेनर शिप के थ्रू आते हैं, और पाकिस्तान की कराची पोर्ट पे बिना चेकिंग किए रिश्वत लेके इन्हें एंट्रेंस की इजाजत मिल जाती है, और जो यहाँ पे पोर्ट के जो कंटेनर के अंदर मॉस्किटोज वगैरह थे, ये हमारी शहर में आजाद हो जाते हैं, और यूं ये पूरे मुल्क में चले जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है ये एक नॉर्मल किस्म का, माइल्ड किस्म का इन्वायरमेंट है, यानी कि ना ज्यादा सख्त है ना गर्म है। तो अब ये मलेरिया बीमारी, इस तरह की बहुत सी बीमारियां हमारे मुल्क में ये बाहर से ही इंपोर्ट होके आई है। और हमें ये भी पता है कि कोरोना जो वायरस आया था, इनका पहला जो पेशेंट था ये भी पाकिस्तान में बाहर से ही आया था, यानी कि इंटरनली हमारे पास ये बीमारी नहीं थी। तो अब हमें इन तमाम बीमारियों से खुद को कैसे बचाना है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की जरूरत है। यहाँ पे हमें पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल को बिठाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार है। यहाँ पे जो आता है वो अपने बंदों को नवाजता है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो अपने लोगों को नवाजेगी, चाहे वो बंदे को कुछ आता हो या ना आता हो, उसी को हाई पोजीशन दे दी जाएगी। तो यही वजह है कि हम आज बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड कंट्रीज में आते हैं। और इन तमाम हालात को देखते हुए पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आता है जिनकी जो यूथ है ये मुल्क छोड़कर परमानेंटली बाहर जा रही है। अब यहाँ पे ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि दीगर जो कंट्रीज है उनमें इराक वगैरह, सीरिया वगैरह, यमन वगैरह आते हैं जहां पे जंगें लगी हुई है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इज्जत नफ्स ही नहीं है, नौजवानों को जरा जरा सी बात पे जलील किया जाता है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो यही वजह है कि लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अब ये लोग हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि हर किसी को कोई ना कोई हुनर आता होगा, तो वो क्या करेगा,
फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर यहाँ से चाइना जाता है तो वो अपनी जो सर्विस है वो चाइना को प्रोवाइड करेगा। ये सर्विस जो इस बंदे ने 20-30 साल गुजार के यहाँ पे सीखे, वो यहाँ पे ही बजाय लगने के ये कहीं और यूटिलाइज होंगे, तो बदले में उस कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये तमाम हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट में आते हैं। अब इनमें और भी बहुत सी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इंटरनल थ्रेट। इंटरनल थ्रेट में हमारे पास वाटर वगैरह, पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह आता है, पॉलिटिकल कंडीशन आता है, सिविल मिलिट्री रिलेशन जो बहुत ही ज्यादा क्राइसिस का शिकार रहते हैं ये आता है, करप्शन आता है, जस्टिस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, सोशल रिस्पेक्ट का क्योस है, इकोनॉमी हमारी कितनी बुरी तरीके से पिट रही है, ये तमाम चीजें हमारे इंटरनल थ्रेट में आती है। तो ये जब भी इस किस्म का टॉपिक आए आपने इसको डिवाइड करना है एक्सटर्नल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में, फिर एक्सटर्नल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में, फिर इसके बाद इसी तरह इंटरनल ट्रेडिशनल एंड इंटरनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में इसको करना है। इंटरनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे पास कौन से हैं? जैसे कि बलूचिस्तान में टेररिज्म की मूवमेंट चल रही है, इसी तरह केपीके में भी चल रही है। गो के यहाँ पे अब दो कंडीशन है, एक तो हमारे लोग हैं जिनको इंसाफ वगैरह या हकूक नहीं मिल रहे। अब इन लोगों को जब भी ये प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज फायदा उठाती हैं हमारे बिगड़ते हुए हालात का, जैसे इन्होंने 1971 में उठाया था और बांग्लादेश को आजाद करवा दिया था। तो ये क्या करते हैं, अपने कुछ ट्रेन लोग ये इन प्रोटेस्टर्स में या इन लोगों में भेज देते हैं और यूं रियासत के खिलाफ जितनी भी गलत चीजें हैं इनको उकसाया जाता है और लोगों को रियासत के खिलाफ किया जाता है। अब इन तमाम जितने भी ये सिक्योरिटी थ्रेट है इनका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी आए और जो मुल्क में जस्टिस का निजाम है इसे बेहतर किया जाए, रूल ऑफ लॉ को सही किया जाए। ऐसे ना हो ताकतवर के लिए कोई और कानून है और कमजोर के लिए कोई और कानून है। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।